Hello friends, my name is Ayushi and I welcome you all in today's session at Career Manthan, the official YouTube channel. So a very warm good evening to all of you and I Ayushi welcome you all in today's session. So भाई जैसा कि आप जानते हो कि आज आपकी टॉप 500 सीरीज का है पार्ट थर्ड और आज के सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं पार्ट थर्ड को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इसका पार्ट वन पार्ट टू आ चुका था और आज है इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस को जिनको हम कैसे डील करेंगे सीखेंगे आज के सेशन में। सो भाई क्या है आज के सेशन की हाईलाइट्स, आइए जरा देखते हैं। तो आज के सेशन में टोटल आपके पास 10 पार्ट्स डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें से मैंने आपके लिए रखा है सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, अल्फा न्यूमरिक, अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग इनइक्वालिटी और भी बहुत कुछ। अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की तो आज क्या जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो है आपका लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें डायरेक्शन डिस्टेंसेस की तो एक क्वेश्चन आपके लिए इसका है, अल्फा न्यूमरिक के 2 क्वेश्चन है, अनसर्टेन के 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सिलोगिज्म के आपके 2 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी आपके 2 क्वेश्चन है, फ्लोर बेस्ड आपका 1 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन 1 है, पैरेलल बेस्ड 1 है और कोडिंग डिकोडिंग भी 1 क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे कि आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। ठीक है, सो फटाफट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके पास 1.5 मिनट है। अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगता है, सिटिंग अरेंजमेंट आपका बन जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है कि आप कितने अच्छे से उस डाटा को रीड करते हैं और कितनी आसानी से उसको बनाते हो। ठीक है, चलो भाई बेसिक से डील करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बहुत छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट लिया गया है 5-6 लाइंस का। बहुत लोग बोलोगे कि बहुत छोटा सा अरेंजमेंट है मैम, ये तो नहीं पूछा जाता, जबकि आपके आरआरबी के पेपर में अगर हम बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आरआरबी का पार्ट बनता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? तो चलो भाई देखो, कहा गया 8 पर्सन्स ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 8 लोग हैं जो कि एक रेखा में बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। देखो कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग आपके साउथ देख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन नॉर्थ और कौन साउथ दिख रहा है। इज दैट क्लियर? दूसरा बोला गया इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। हर एक लाइन को बहुत आसानी से डील करेंगे। ई के इमीडिएट नेबर ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। क्लियर? तो ई का इमीडिएट नेबर ऑपोजिट को फेस कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर ई का एक नेबर नॉर्थ देखेगा तो ई का दूसरा नेबर क्या देखेगा? साउथ देखेगा। और सेम वे में अंडरस्टूड है कि अगर ई का एक नेबर साउथ देखेगा तो वाइस वर्सा दूसरा नॉर्थ देखेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? बोला गया बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, यहां लेंगे 2 तरह की पॉसिबिलिटी लेने से पहले आपको एक वर्ड का मीनिंग बता दूं। ये जो वर्ड लिखा है एंड, ये आपके 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है आपका एंड और एक आपका होता है हु और विच। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि मैम ये एंड और हु किसके लिए यूज होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एंड आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, जबकि हु और विच आपका सेकंड पर्सन के लिए आता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता, याद नहीं होता कि एंड और हु विच को कैसे याद करें, तो याद रखो कि अल्फाबेटिकल सीरीज में ए पहले आता है तो एंड पहले के लिए यूज होगा और हु और विच लास्ट में आता है तो वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट पे बी है। क्या करो, एक बार एच को दिखाओ नॉर्थ और इसके थर्ड राइट पे बैठाओ किसको? बी को। ठीक है, इन अ सेम वे एक बार एच को दिखाओ साउथ और इसके थर्ड राइट पे किसको बैठाओ? बी को बैठाओ। क्लियर?
होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। कहा गया एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एंड आया बी के लिए और बी ए के सेकेंड लेफ्ट पे है। ठीक, आगे कहा गया ए इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ एच, इट मीन्स कि ए आपका यहां नहीं आ सकता, ए आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, और सेम वे में ए आपका यहाँ नहीं आएगा, ए आपका यहाँ नहीं आएगा। क्या करो, ए को बैठा दो यहाँ पे और बी जो है वो ए के सेकेंड लेफ्ट पे, ए को दिखा दो नॉर्थ। सेम वे में ए को बैठा दो यहाँ पे और ए को दिखा दो क्या, साउथ। इसके सेकेंड लेफ्ट पे बी आ गया। क्लियर। फिर बोला गया ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ बट दैट पर्सन इज नॉट बी। बोला गया कि डी और एफ के बीच में एक लोग हैं और बी वो पर्सन नहीं होगा। क्लियर। अगर हम इस डायग्राम में देखें सबसे पहले तो आप डी और बी को बैठाने के आपके पास तरीके कितने, तो आपके पास तरीके सिर्फ और सिर्फ एक कि आप डी को बैठा दो ए के बगल में और एफ को बैठा दो यहाँ पे। ठीक है, तो डी और एफ के बीच में एक लोग आ जाएंगे। सेम तरीके से डी को बैठा दो यहाँ पे और एफ को बैठा दो यहाँ पे। क्लियर। डी और एफ के बीच में एक लोग है और वो पर्सन आपका बी नहीं और डी आपका एंड पे भी नहीं है। क्लियर। देख पा रहे होगे टोटल 6 लोग बैठ गए। अब आगे क्या बोला गया, इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एज एच इज फेसिंग। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सी मीनिंग है कि ए के इमीडिएट नेबर वही डायरेक्शन फेस करेंगे जो एच फेस कर रहा होगा, लेकिन उसका ऑपोजिट। मतलब अगर एच नॉर्थ देख रहा है तो ए के दोनों नेबर साउथ देखेंगे। ठीक है, एच यहाँ नॉर्थ देख रहा है तो ए के दोनों नेबर साउथ देखेंगे, और एच यहाँ पे साउथ देख रहा है तो ए के दोनों नेबर नॉर्थ देखेंगे। क्लियर। फिर बोला गया जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी जो है वो सी के थर्ड लेफ्ट पे है, लेकिन जी आपका नॉर्थ नहीं देख रहा। तो अब आप क्या करो, जी को बैठा दो यहाँ पे, सी को बैठा दो यहाँ पे, सी को दिखा दो क्या, आप दिखा दो सी को दिखा दो साउथ, सी को दिखा दो क्या साउथ। और जब सी साउथ देखेगा तो इसके थर्ड लेफ्ट पे जी आ जाएगा। एक पर्सन बच गया दैट इज ई, ई को बैठा दो यहाँ। और बोल रहा था कि जी आपका नॉर्थ नहीं है, इसका मतलब जी साउथ है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो भाई अब बात करते हैं इस डायग्राम की। सी को बैठा दो यहाँ पे, ठीक है, दिखा दो क्या नॉर्थ, और इसके थर्ड लेफ्ट पे बैठा दो जी को, दिखा दो क्या साउथ। एक पर्सन बच गया, सॉरी सी को अगर नॉर्थ दिखाओगे तो इसके थर्ड लेफ्ट पे जी आएगा नहीं, मतलब सी को नॉर्थ ना दिखा के सी को क्या दिखा दो, साउथ दिखा दो, और इसके थर्ड लेफ्ट पे जी को बैठा दो। एक पर्सन बच गया ई को बैठा दो यहाँ। क्लियर। डायग्राम दोनों हो गए कंप्लीट। अब बची कैंसिलेशन की बात की दोनों डायग्राम में कटेगा कौन। तो पहली लाइन दी थी, ये देखो आपको दिया था इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिंग क्या, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो भैया जल्दी से, पहला ये वाला जो डायग्राम है जिसमें एच आपका साउथ देख रहा है, तो क्या इस डायग्राम में ई के दोनों नेबर अलग अलग हैं? नहीं है, दोनों साउथ देख रहे हैं। इट मीन्स ये डायग्राम गलत हो गया। इसकी बात करें तो देखो एच के दोनों नेबर, ई के दोनों नेबर एक नॉर्थ और एक साउथ है। क्लियर। तो यही बनेगा आपका पर्टिकुलर फिगर का राइट आंसर। क्लियर। तो ये रहा आपका राइट आंसर। ई और बी का आपको डायरेक्शन नहीं क्लियर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ई और बी को स्विच कर लोगे। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा आप वैसे वैसे इसका आंसर कर दोगे। अगर कहा जाता 4 नॉर्थ 4 साउथ तो आज 4 साउथ हो चुके थे, हम बाकी रेस्ट ऑफ द चीजों को नॉर्थ कर देते, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया। इसलिए आप ई और बी को छोड़ दीजिए, जब क्वेश्चन कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। इज दैट क्लियर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि मैम लीनियर अरेंजमेंट क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम लीनियर अरेंजमेंट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस का। आपके पास पूरे 40 सेकेंड्स है, फटाफट से बनाइए और बताइए
कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। सो भाई जल्दी जल्दी से बनाओ, क्योंकि आज के सेशन में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और बनाने भी कैसे हैं, जल्दी जल्दी हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बनेगा तभी जब आप वर्क करोगे। क्लियर। बोला गया मधुसूदन ट्रेवल्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। एक बंदा है, कौन? मधुसूदन। कौन है बंदा? मधुसूदन। हम इसको मधु ले लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ चला? ये आपका चला वेस्ट में। कितना चला? 25 किलोमीटर चला। क्लियर। उसके बाद इसने लिया 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। तो भाई एक बात बताओ कि जब आप इधर साइड को चल रहे होते हो तो ये पार्ट आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। लेफ्ट में कितना चला? 90 चला। और ट्रेवल कितना किया? 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्लियर। फाइनली ही अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न। कितना लिया उसने? यहां से लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट टर्न का मतलब आप कहाँ जाओगे? यहां जाओगे। और कितना कवर किया? 25 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अब पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखना कि फ्रॉम एक वर्ड आपका डायरेक्शन में यूज होता है, फ्रॉम। इसके बाद जो चीज यूज की जाती है, ठीक है, ध्यान से समझो, इसके बाद जो चीज यूज की जाती है डायरेक्शन हमेशा वहीं पे ड्रॉ होता है। ठीक है, इसके बाद जो फ्रॉम के बाद जो यूज किया जाता है डायरेक्शन हमेशा वही यूज होता है। अब कहा गया ओरिजिनल, फ्रॉम के बाद वर्ड क्या यूज हुआ? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल क्या था? यहाँ था। मधु यहीं से तो चला था। जब यहाँ चला तो हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। और अब ओरिजिनल पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में है? ये भी 25, ये भी 25। इसका मतलब वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रन कर रहा है? साउथ में रन कर रहा है। सॉरी, वो नॉर्थ में है। इस टाइम पे वो कहां पे है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ, ओरिजिनल पोजीशन से वो कहां पे है? वो आपका साउथ डायरेक्शन में है, क्योंकि ये भी आपका 25 था और वो भी आपका क्या था? 25 था। Is that clear to all? So the right answer of this particular question is south direction. Clear? क्योंकि पूछा गया था in which direction he is now from his original position, तो original position से वो south direction पे है। Clear? चलो move on करते हैं next question की तरफ। ये है आपका अल्फा न्यूमरिक, और अल्फा न्यूमरिक से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे टोटल 3 क्वेश्चन। फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। यू ऑल हैव ओनली 20 सेकेंड्स, क्योंकि इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन है नहीं। चलो भाई पढ़ते हैं। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द गिवन नंबर आर एडेड, then which of the following number will give the highest sum? अगर सभी डिजिट्स को गिवन नंबर में ऐड कर दिया जाए तो बताना है कि किस नंबर का सम सबसे हाईएस्ट होगा। तो देखो, पहला ऐड करोगे तो 7 5 12 4 16 आ जाएगा। क्लियर। दूसरा ऐड करोगे तो 6 3 9 और 2 11 आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो 7 और 1 8, और 8 और 5 13 आ जाएगा। क्लियर। तो ये 3 तो हुए नहीं। फिर पांचवा ऐड करो, 6 2 8, और 8 और 5 13, ये भी नहीं होगा। और 9 और 8 इसको जोड़ो तो 17, 17 और 3 20। ठीक है, 17 और 3 कितना? 20। इट मीन्स कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा या जिसका सबसे हाईएस्ट सम होगा वो नंबर कौन सा हो जाएगा? वो नंबर होगा आपका 389। So the right answer of this particular question is 389. Move on to the next question. बोला गया कि if 1 is added to the last digit of each number, then how many number will be divisible by 3? तो आपको पहली बात अल्फा न्यूमरिक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। मतलब 3 का डिविजिबल, 4 का डिविजिबल, 5 का डिविजिबल आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की, तो अगर आप सम ऑफ ऑल
ऑल डिजिट्स अगर आपका 3 के टेबल में आता होगा, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स कम्स इन अ टेबल ऑफ 3, तो वो नंबर आपका 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देख लो सब में ऐड करके, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17। इट मीन्स ये आपका नहीं बनेगा। 6 3 9 और 2 11, 11 में एक जोड़ा 12, तो ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 5 12 और 1 13 और 1 14, ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, तो ये आपका डिविजिबल होगा। 6 2 8 8 5 13, 13 में एक और जोड़ो 14, इट मीन्स ये भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो आपके 2 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, दैट इज 632 और दूसरा है 389। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया इफ इन ईच ऑफ द पोजीशन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सो भाई बनाओ और बताओ कि क्या रहा इसका राइट आंसर। भाई देखो, पहला और आखिरी को बदल देना है, तो जब पहले और आखिरी को बदलना है तो आखिरी वाली पहले लिख लो, दैट इज 7 2 1 9 एंड 6। तो पहला हाईएस्ट क्या होगा, जिसमें 9 आ रहा होगा, और सेकेंड हाईएस्ट क्या होगा, जिसमें 7 आ रहा होगा। इट मीन्स कि 4 5 7 में जब आप इसको 7 5 4 करोगे, तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज 7 5 4। ठीक है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यही होगा। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भाई अब आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल। ठीक है, सो इसको हम बाद में बनाएंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सिलॉगिज्म। फटाफट से सिलॉग को बनाइए और बताइए कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। यू ऑल हैव 30 सेकेंड्स, बनाइए और बताइए कि इस पर्टिकुलर सिलॉग का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें सिलॉगिज्म की, तो मेरे 3 सेशन में मैंने आपको सिलॉगिज्म बताया है। इवन पार्ट 1 पार्ट 2 में भी सिलॉगिज्म को डिस्कस किया। चलो देखो कैसे बनाते हैं इसको। कहा गया नो ग्लिटर्स आर ब्रेसलेट, तो ग्लिटर का कोई भी हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा आपका, तो ग्लिटर का कोई भी हिस्सा आपका ब्रेसलेट में नहीं जाएगा। क्लियर? कहा गया ऑल लॉकेट आर ब्रेसलेट, तो इसको बनाने से पहले आप ये बना लो सबसे पहले कि सम लॉकेट आर क्या, रिंग। लॉकेट का कुछ हिस्सा किसमें है आपका, रिंग में है। ठीक है, सारा का सारा लॉकेट क्या है, ब्रेसलेट है, तो सारा का सारा लॉकेट आपका क्या हो गया, ब्रेसलेट हो गया। क्लियर? और कोई भी ग्लिटर आपका कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी ग्लिटर आपका ब्रेसलेट के पास नहीं जाएगा। मतलब कहने का है कि ये वाला जो पार्ट है इस पूरे पार्ट के साथ नहीं लिंकअप करेगा, और ना ये पार्ट इधर से उधर जाएगा। क्लियर? पूछा गया सम रिंग आर नॉट ग्लिटर, तो बिल्कुल सही होगा, रिंग का कुछ हिस्सा ग्लिटर नहीं है, क्योंकि रिंग का जो हिस्सा लॉक में है और सारा का सारा लॉक ब्रेसलेट है, तो वो रिंग कभी भी ग्लिटर नहीं होगा। दूसरा बोला गया नो लॉकेट इज ग्लिटर, तो जब ग्लिटर का सारा हिस्सा ब्रेसलेट से नहीं जाएगा, बड़े सर्किल से नहीं जाएगा, तो छोटे सर्किल से भी नहीं जाएगा। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, करेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? हमेशा याद रखना कि जब बड़े सर्कल से फॉलो नहीं करेगा तो छोटे से भी फॉलो नहीं करेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ, इसके लिए भी आपके पास 25 सेकेंड्स हैं। बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी जल्दी से बनाओ और बताओ, क्योंकि सेशन में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और हमें उनके साथ जल्दी से जल्दी डील करना होगा। ठीक है, चलो भाई देखो, कहा गया सम फाइनेंस आर मिनिस्टर, फाइनेंस का कुछ हिस्सा किसमें है आपका,
मिनिस्टर में है। किसमें है आपका? मिनिस्टर में है। मिनिस्टर का कुछ हिस्सा किसमें है? लीडर्स में है, ठीक है। और लीडर्स का कुछ हिस्सा किसमें है? आपका ह्यूमन में है। क्लियर? पूछा गया ऑल मिनिस्टर्स आर लीडर, तो मिनिस्टर यहाँ, लीडर यहाँ, इसमें सम का रिलेशन है। ऑल का रिलेशन हम क्या कह देंगे? कान से कह देंगे। क्लियर? कान से इट मीन्स ये हो गया गलत। दूसरा बोला गया सम लीडर्स आर नॉट मिनिस्टर, तो ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ लीडर मिनिस्टर हैं ये पता है, लेकिन कुछ नहीं है ये नहीं पता, तो ये भी क्या हो गया? कान से हो गया, ये भी गलत। अब एक बात हमेशा याद रखना कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि वो कहता है कि ऑल और सम नॉट, यहाँ लगती है कंडीशन कि वो कहता है कि ऑल और सम नॉट, जब ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज होते हैं तो हम इसमें आइदर और का यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आइदर और लगता है, बिल्कुल लगता है, मैं मानती हूं कि आइदर और सही होता है, लेकिन कब? उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली क्या? दिए हुए दोनों कंक्लूजन आपके कान से होने चाहिए। एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? और दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। क्लियर? चलो यहाँ देखो, यहाँ दोनों सिचुएशन क्या है? कान से पहली आपको कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखो आपका ऑल आपका होता है पॉजिटिव और ये जो सम नॉट लगा है ये होता है आपका क्या? नेगेटिव। तो ये भी फुलफिल हो रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन लगती है कि पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी? सेम होनी चाहिए, जबकि पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपकी सेम नहीं है। ठीक है, तो जब आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम नहीं है, जस्ट अ मिनट, अगर आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम नहीं है तो आप यहाँ पे आइदर और नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा? नाइदर नॉर लगाना होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्यों लगेगा नाइदर और? मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर ऑल और सम नॉट आता है तो दोनों कान से होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए और उनकी पोजीशन भी आपकी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन अगर सेम नहीं होगी तो आइदर और नहीं लगेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर नॉर। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इनइक्वालिटी। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। यू ऑल हैव ओनली 20 सेकेंड्स, बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 सेकेंड से ज्यादा ये क्वेश्चन है नहीं। चलो भाई देखो, जल्दी से बनाओ, बताओ। अभी तक कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं आ पाया है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई देखो, बोला गया z ग्रेटर c ग्रेटर इक्वल b, फिर t इज इक्वल टू b दिया है, t इज इक्वल टू b जोड़ दिया, b जो है वो छोटा बराबर है किससे? v से, v जोड़ दिया, और q जो है वो बड़ा बराबर है किससे? b से, ये भी जोड़ दिया। आपकी इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। पूछा गया z ग्रेटर b, तो जब आप z से b की तरफ जाओगे तो आप देखोगे आपको दो साइन मिले, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल में प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर को। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दूसरा बोला गया z स्मॉलर इक्वल b, भाई जब z ग्रेटर b हो चुका है तो क्या z स्मॉलर इक्वल b कभी हो पाएगा? नहीं, तो ये गया। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज z ग्रेटर b, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। और इसको जोड़ने की नीड नहीं थी, देखने से ही पता चल रहा था पहले ही स्टेटमेंट में कि z ग्रेटर b, तभी मैंने आपको 20 सेकंड दिए थे। 20 तो बहुत ज्यादा थे, 1 सेकंड काफी था। क्लियर? चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ गया है भाई फ्लोर अरेंजमेंट, फटाफट से बनाना है इसको भी, तो इसको स्किप करते हैं अभी के लिए और देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है हमारे लिए। ओ माय गॉड, आ गया ब्लड रिलेशन। सो भाई चलो स्क्रीन पे आ चुका है ब्लड रिलेशन, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर ब्लड रिलेशन का राइट आंसर। यू ऑल हैव 40 सेकेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, सो 40 सेकेंड देती हूँ मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए। सो बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। यू ऑल हैव 40 सेकेंड्स, फटाफट से बनाइए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। फटाफट से बताओ। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्लड रिलेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपका जो भी मेल होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, जो भी आपकी फीमेल होगी उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई आपका मैरिड कपल होगा, मतलब विवाहित जोड़ा होगा, हम उसको डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर आपका कोई भी सिबलिंग होगा, भाई बहन होगा, तो हम उसको इससे एरो से डिनोट करेंगे। क्लियर। और अगर हमको जनरेशन गैप दिखाना होगा, अगर हमको जनरेशन गैप दिखाना होगा तो हम उसको सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो आपको मैंने डिनोशन बता दिया, तो फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट से फैमिली ट्री बनाइए और बताइए। अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई पढ़ते हैं। बोला गया 8 लोग हैं इन एक फैमिली में, देयर आर 3 मैरिड कपल्स। मैरिड कपल कितने हैं आपके? 3 मैरिड कपल हैं। ठीक है, याद रखना इस डाटा को। फिर क्या बोला गया? बोला गया टी इज अ सिस्टर ऑफ पी। टी जो है वो बहन है किसकी? बहन है, इट मीन्स माइनस कर देंगे क्योंकि फीमेल है, और ये बहन है पी की, तो पी को रख देंगे यहाँ पे। और जब ये बहन है तो इसके माँ बाप भी तो होंगे, मम्मी पापा, तो इन फैमिली को कर दो यहाँ। क्लियर। हमें नहीं पता इनके पेरेंट कौन है, तो जब पेरेंट नहीं पता तो छोड़ दो अभी। फिर बोला गया आर इज अ ग्रैंड फादर ऑफ एक्स। आर जो है वो ग्रैंड फादर है, तो आर का जेंडर प्लस होगा क्योंकि वो मेल है। फिर बोला गया डब्ल्यू इज अ फादर ऑफ यू, तो डब्ल्यू जो है वो भी आपका क्या है? मेल है, छोड़ दो। क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, तो क्यू जो है वो फीमेल है, छोड़ दो। हु इज मैरिड टू डब्ल्यू, जो एस की शादी जो हुई है, जो हु आया है, ये हमने पहले भी कहा था कि ये किसके लिए होता है? सेकंड के लिए होता है, मतलब ये एस के लिए है। तो एस की जो शादी है वो किससे हुई है? डब्ल्यू से हुई है, मतलब एस और डब्ल्यू मैरिड है, इसको लिखा रहने दो। आगे बोला गया एक्स इज अनमैरिड, एक्स की शादी नहीं हुई है, एक्स आपका अनमैरिड है, ये भी लिख लो। फिर बोला गया टी इज मैरिड टू यू, तो फटाफट से यहाँ पे यू को जोड़ो पहले तो, ठीक है, और यू जोड़ के कर दो क्या? प्लस। क्लियर। एंड दे हैव नो चाइल्ड, मतलब इनका कोई भी इनकी कोई भी चाइल्ड नहीं है। क्लियर। चलो भाई, बोला गया कि क्यू इज इन डॉटर इन लॉ ऑफ एस, क्यू जो है वो एस की डॉटर इन लॉ है, हु इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, और जो डब्ल्यू से मैरिड नहीं है। उसके बाद आपको एक चीज और बोली गई थी कि डब्ल्यू जो है वो फादर है किसका? यू का, तो यू का फादर कौन है? डब्ल्यू तो ऊपर आ जाएगा, यू का फादर हो गया कौन? डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम एस को इसके साथ बना सकते हैं और यू की एस को यहाँ बना दे डब्ल्यू के साथ, लेकिन उसने कहा है कि एस जो है वो डब्ल्यू के साथ मैरिड नहीं है। तो अब आप क्या करो, एस को बैठा दो यहाँ पे। क्लियर। और आपसे कहा गया कि क्यू इज इन डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस की डॉटर इन लॉ है क्यू, तो क्यू की शादी करा दो पी से, इसको बना दो डॉटर इन लॉ, इसको बना दो सन। ठीक, एक कोई बच्चा बच गया, कौन बचा? जल्दी से ढूंढ लो, जल्दी से ढूंढो कौन बचा? पी क्यू आर बच गया, आर। और आर से एक चीज आपको कही भी गई थी, आर इज द ग्रैंड फादर ऑफ एक्स, तो अगर आप आर को यहां बनाओगे ये ग्रैंड फादर, तो ये हो जाएंगी ग्रैंड मदर, और यू का कोई चाइल्ड है नहीं, इसका मतलब इनका चाइल्ड होगा कौन? एक्स।
ठीक है, और ये एक्स कौन है, ये आपका अनमैरिड मेल है। क्लियर, तो ये हो गया आपका फैमिली ट्री कंप्लीट, और इस तरह से आपने बना दिया ब्लड रिलेशन। पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नेफ्यू ऑफ टी, तो टी का नेफ्यू कौन होगा, तो भाई सीधा सी बात है कि टी का नेफ्यू एक्स होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्स। क्लियर, ये तो पता है ना आपका कि नेफ्यू आपका मेल होता है और नीस आपकी फीमेल होती है। नीस किसको कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, और नेफ्यू किसको कहते हैं ये भी बताना। भतीजा या भांजा आपका क्या कहलाता है, नेफ्यू कहलाता है, और भतीजी या भांजी आपकी नीस कहलाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ रहा है? चलो भाई अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है आज के सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्टेन नंबर पर्सन की पजल है, और ये पजल आपके लिए मैंने आपसे कहा था 2 पजल होंगी जिसमें से एक होमवर्क होगी, तो ये पजल आपका है होमवर्क क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा और बताइएगा क्या रहा इसका राइट आंसर। ट्रिपल स्टार बना लो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पजल है, आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है। क्लियर, चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और जल्दी से बताओ। यू ऑल हैव ओनली 30 सेकेंड्स, बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इस कोडिंग को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये कोडिंग कहलाती है आपकी चाइनीज कोडिंग। क्या कहलाती है, चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चलो भाई देखो पूछा गया आपको क्वेश्चन पे आओ, पूछा गया स्पीच सेल ग्रोथ का कोड बताइए। किसका कोड बताइए, स्पीच सेल एंड ग्रोथ, इसका आपको कोड बताना है। तो देखो एक तो आपका यहाँ पे स्पीच वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे स्पीच वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन इसके साथ आपका यहाँ बेनिफिट, प्लान्स बेनिफिट भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका प्लान्स बेनिफिट यूज हो रहा है, और यहाँ पे आओगे तो आपका यहाँ पे स्पीच यूज हो रहा है। देखो तीनों में कौन सा कोड कॉमन है, ठीक है, तो आपने देखा कि तीनों में जो कोड कॉमन दिख रहा है वो हमको मिला क्या, ZI। देखो ये ZI आपका यहाँ भी है, ये ZI आपका यहाँ भी है, और यही ZI आपका यहाँ भी है, क्योंकि लास्ट लाइन में स्पीच गोल रेन ग्रोथ यूज हुआ, जबकि ऐसा कहीं भी यूज नहीं हो रहा, तो स्पीच का सीधा सीधा कोड क्या हो जाएगा, ZI हो जाएगा। क्लियर, अब देखो अगर लास्ट लाइन और सेकंड लास्ट लाइन देखो तो ये एक वर्ड है ग्रोथ, यहाँ पे भी एक वर्ड है ग्रोथ, ठीक है, तो ग्रोथ ग्रोथ दोनों यूज हो रहा, दोनों में देखो कौन सा वर्ड कॉमन है, तो GA और GA कॉमन है, इसका मतलब ग्रोथ का कोड क्या हो गया, GA हो गया। क्लियर, फिर बचा आपका सेल, और सेल का कोड आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। देखो प्लान और बेनिफिट तो ऊपर मिल रहा है, तो ऊपर कोड कौन सा मिल रहा है, पा मिल रहा है, ला मिल रहा है, इट मीन्स ये ऐसा बचा जो कि आपका सेल का कोड बन सकता है, तो सेल का कोड क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, मतलब ZI ऐसे और GA इसका कोड हो जाएगा। क्लियर, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ZI सागा। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बनाओ, अल्फाबेटिकल सीरीज से ही है ये क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी मैं आपको करा चुकी हूं कई बार इस टाइप का क्वेश्चन, तो फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम बात करें इस मर्चेंट वर्ड की, तो हमने आपको पहले भी कहा था कि लेटर की काउंटिंग करना
टफ होता है एज कंपेयर टू नंबर की काउंटिंग करना। क्लियर? तो सबसे पहले लिखो प्लेस वैल्यू। M स्टैंड्स फॉर 13, E स्टैंड्स फॉर 5, R स्टैंड्स फॉर 18, C स्टैंड्स फॉर आपका 5। क्लियर? उसके बाद सॉरी C स्टैंड्स फॉर आपका 3। एक मिनट, C stands for what? That is 3. चलो भाई देखो, C stands for 3, H stands for what? That is 8, A stands for 1, N stands for 14 and T stands for 20। तो ये तो हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। अब काउंटिंग करना है। काउंटिंग कहाँ से करना है? क्वेश्चन में दिया है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से करना है। तो देखो 13 के बाद अगर आप काउंट करोगे तो क्या करोगे? 13 के बाद आपको मिलना चाहिए 14, 15। 13 के बाद आप काउंट करो, देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो एक पेयर आपको मिल गया क्या? 13 और दूसरा इसके साथ क्या मिला? 20। मतलब एक तो पेयर हो गया आपका क्या? 13 से 20। क्लियर? चलो भाई दूसरी देखो, 5 के बाद 6, 7, 8। तो एक पेयर तो आपको ये मिला 5 से 8 का, तो ये हो गया आपका सेकेंड पेयर 5 to 8। ठीक, 18 से गिनो 19, 20, 21, 22, 23, आगे नंबर ही नहीं है। 3 से गिनो 4, 5, 6, 7 होगा नहीं। 8 से बाद 9, 10, 11 होगा नहीं। 1 के बाद 2, 3, 14 के बाद 15 होगा नहीं। ठीक है, अब बैकवर्ड आओ। अब जब बैकवर्ड आओगे तो देखो 20 के बाद 21, 22, 23 कहीं नहीं मिलेगा। 14 के बाद 15, 16, 17, 18। तो 14 के बाद आपको एक और पेयर मिला क्या? 18। तो इट मीन्स 14 से 18 आपका एक पेयर हो गया। क्लियर? फिर देखो 1 के बाद आपका ये मिला 3, तो 1 से 3 आपका एक पेयर हो गया। क्लियर? फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ये भी नहीं होगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 3 के बाद 4, 5 ये आपका एक पेयर हो गया। यानी पेयर हो गया आपका एक 3 to 5। क्लियर? और उसके बाद आप काउंट करो 5 के बाद 13, यानी कोई भी पेयर नहीं मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने मिले आपको? 5 मिले। कितने मिले? टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने मिले? 5 पेयर्स मिले। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलो भाई मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर, बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हो पैरेलल रो बेस्ड पजल है ये, और मैंने आपको बोला था कि पैरेलल अरेंजमेंट बनाना आसान होता है, लेकिन कंडीशन है कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं सही समझ पाओगे कि वो क्या कह रहा है तो फिर बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखो 10 लोग हैं, तो ये रहा आपका रो नंबर 1 और ये देख रही है साउथ, और ये रहा आपका क्या? रो नंबर 2 और ये देख रहा है नॉर्थ। रो नंबर 1 में है आपका LMNOP और रो नंबर इसमें है STUVW। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, ये आपकी देखेगी साउथ और ये आपकी देखेगी नॉर्थ। क्लियर? चलो भाई फटाफट से बनाते हैं। देखो कहा गया L sits to the immediate right of the one who faces you। जो बंदा आपका U को फेस कर रहा है, तो U बैठाओ यहाँ पे, इसको फेस करने वाले के इमीडिएट राइट पे कौन आ जाएगा? L आ जाएगा। ठीक है, इसको फेस करने के इमीडिएट राइट पे कौन आ जाएगा? L आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी U को यहाँ बैठा दो, इसको जो फेस करेगा उसके इमीडिएट राइट पे कौन आएगा? L आ जाएगा। क्लियर? चलो भाई आगे बोला गया U और V के बीच में एक लोग है और V एंड पे बैठा है, तो एक बार बैठाओ V को यहाँ पे। ठीक है, एक बार V को यहाँ बैठाओ और इसको एंड पे बैठा, तो इसका मतलब बाकी के 2 जन यहाँ बैठेंगे। क्लियर? और एक बार आप V को बैठाओ यहाँ पे, U और V के बीच में एक का गैप है, तो V को बैठा दो यहाँ पे। क्लियर? तो यानी बाकी के 2 लोग इसको फेसिंग करेंगे और एक आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो M sits third to the left of N,
एन के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, एम बैठा है। तो अगर आप एन को बैठा दो यहाँ पे, तभी तो आप इसके थर्ड लेफ्ट पे किसको बैठाओगे, एम को बैठाओगे, ठीक। और अगर आप एन को बैठा दो यहाँ पे, तभी आप इसके थर्ड लेफ्ट पे किसको बैठाओगे, एम को बैठाओगे। क्लियर। बोलता है एम डज नॉट फेस एस, इसका मतलब एस यहाँ पे नहीं बैठेगा। और यहाँ पे भी बोल रहा है एम डज नॉट फेसेस क्या, एस, इसका मतलब एस यहाँ नहीं बैठेगा। क्लियर। आगे बोला गया टी सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो अगर डब्ल्यू बैठाओगे यहाँ पे और इसके इमीडिएट लेफ्ट पे टी बैठाओगे यहाँ पे, तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे टी बैठा है, तो साफ साफ आप देख पा रहे हो कि एस को बैठाने की कोई भी पोजीशन नहीं रही। इट मीन्स ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। और अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बैठाओ डब्ल्यू और इसके इमीडिएट लेफ्ट पे बैठाओ टी और यहाँ बैठा दो एस, तो ये हो गया आपका क्या, डन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि पैरेलल रो की पजल्स को हम किस तरह से डील करते हैं। क्लियर। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो पजल हमने छोड़ी थी पहले आप उसकी बात कर लो। ये आपकी होमवर्क पजल है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहली, तो जल्दी से चलो भाई। और इस पजल का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की, जल्दी से। ठीक है, होप सो आपने दोनों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मूव ऑन करते हैं अपनी आपकी फ्लोर बेस्ड पजल की तरफ। ठीक है, तो फ्लोर बेस्ड पजल्स है, बहुत इजी है, वन वेरिएबल है और आरआरबी क्लर्क का पार्ट बन सकती है। तो फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। फ्लोर हमेशा ऊपर से अरेंज होता है हाईएस्ट नंबर से, तो याद रखना 8 7 6 5 4 3 2 1। आपके पास 40 सेकेंड्स है, बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई जल्दी बनाओ और जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे और मजा आ जाएगा आज के सेशन में। वैसे भी सब कुछ बढ़िया था, तो जैसा कि आप जान पा रहे हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से बताओ कैसा रहा आज का सेशन और बनाओ इस पजल को। यू ऑल हैव 1 मिनट टू डू। चलो भाई पढ़ते हैं। बोला गया एस लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर नंबर 5, तो 5 के ऊपर इवन आने की संभावना कितनी, 6 और 8। तो एक बार एस को रखो 8 पे और एक बार एस को रखो 6 पे। क्लियर। फिर बोला गया देयर आर 2% बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग, 2 लोग। फिर आपको क्या बोला गया, P lives immediately above the floor on which you live, मतलब U के जस्ट ऊपर कौन बैठा है, P बैठा है। क्लियर। चलो V lives on even number floor below the floor on S lives, S के नीचे जहां पे भी इवन होगा वहां पे V बैठने की संभावना होगी। इट मीन्स V कहां बैठ सकता है, इवन पे बैठेगा S के नीचे। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखो। बोला गया आर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, तो फटाफट से पहले तो आर को बैठा दो। आर बैठ गया यहाँ पे और यहाँ पे भी आर बैठ गया। क्लियर, ये आपका आर हो गया। आर के बाद बोला गया देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन यू एंड टी हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स, यू और टी के बीच में कितने लोग, यू और टी के बीच में 3 लोग, और टी कहाँ बैठेगा, ऑड पे बैठेगा, और वो ऑड जो आर के ऊपर है। ठीक है, तो अब देखो अगर आप टी को यहाँ बैठाओगे और टी और यू के बीच में 3 लोग बैठाओगे, तो यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यू के ऊपर पी बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप टी को यहाँ बैठाओगे, तो अगर आप टी को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3 छोड़ के यू यहाँ आएगा और पी इसके ऊपर बैठ नहीं पाएगा। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कट गई। इसका मतलब टी को बैठाओ यहाँ पे, 3 छोड़ के यू को बैठाओ यहाँ पे और पी को बैठाओ यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ रहा है। और एस के नीचे वी को बैठना था इवन पे, जबकि एस के नीचे वी इवन पे कहीं नहीं बैठ पाएगा।
इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी गई। ठीक है, चलो अब इस वाली को हम बनाएंगे। कैसे बनेगा देखो, बोला गया टी और यू के बीच में 3 लोग, आर के ऊपर ऑड पे टी बैठा दो। तो अगर टी को बैठाओ 5 पे तो 1 2 3 छोड़ के यू आ जाएगा, यू के जस्ट ऊपर पी आ जाएगा। ठीक है, और आपसे बोला गया एस के नीचे इवन नंबर पे, यही तो बोला गया था कि एस के नीचे इवन नंबर पे वी बैठाओ। तो वी बैठ जाएगा आपका कहाँ पे, जल्दी से बताओ। वी बैठ जाएगा आपका फ्लोर नंबर 6 पे। क्लियर। और क्या बोला गया था, वी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग, तो डब्ल्यू बैठ जाएगा आपका यहाँ पे। एक कोई मेंबर बच गया, दैट इज क्यू, तो वो क्यू बैठ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से ये पजल हो जाएगी क्या, डन। तो राइट सीक्वेंस हो जाएगा एस क्यू वी टी आर डब्ल्यू पी। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इतना ही था आज का सेशन। जैसा कि आपने देखा कि मिसक्लेनियस क्वेश्चन आपके लिए रखे गए थे और पजल्स भी आपके लिए रखी गई थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से बनाइएगा और बताइएगा कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं कि कमेंट में कि मैम आपने क्वेश्चन दिया था इसका आंसर ये होगा। बहुत गलत बात है, अगर आप नहीं करते हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो रिप्लाई जरूर करिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आपको वो नेक्स्ट सेशन में डील कर लिया जाएगा। क्लियर। सो भाई आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड मैं फिर यही कहूंगी, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और होप पर छोड़िए। ऐसा नहीं है सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, मेहनत करिए। ओके, चलो भाई, प्लीज प्लीज लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रॉम माय साइड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो भाई पढ़ते रहिए, गुड लक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।